हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि मैं एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ माइनर एक्ट की, जो कि स्पेसिफिकली होगा यूपी सीजे के लिए, जो भी कंडक्ट होने वाला है 12 फरवरी को। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। इस बार जो है 9 माइनर एक्ट ऐड हुए थे, और मैंने गलती से प्रीवियस वीडियो में बोल दिया था 4, बट दैट वाज माय मिस्टेक। 9 एक्ट ऐड हुए हैं। एंड मैं आज से सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986 का। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक्ट है, तो हम जल्दी फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्ट के साथ। तो इस एक्ट में टोटल सेक्शंस जो है हमारे पास, वो हैं 10 सेक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10 सेक्शन है। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, बहुत ही प्यारा सा एक्ट है। एंड ये जो 9 एक्ट है, ये सारे जीके के सेक्शन में आने वाले हैं आपके। और इस बार एडिशन है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 के साथ। तो इससे पहले कि हम सेक्शन के साथ स्टार्ट करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस एक्ट में आपको जाननी चाहिए वो जान लीजिए। कि सबसे पहले द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986 इस एक्ट का नाम है। एंड दिस एक्ट इज नंबर 68 ऑफ 1986। यानी कि ये जो एक्ट है ना, 1986 में 68th नंबर का एक्ट था। यानी कि 1986 में बहुत सारे एक्ट इनेक्ट हुए, जिसमें कि 68th नंबर में ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। ठीक है। अब देखिए, ये तो चीज़ थी, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं कितना नंबर का एक्ट है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड थिंग इज इम्पोर्टेंट, इनेक्टमेंट डेट ऑफ एन एक्ट। अब इनेक्टमेंट डेट क्या होता है? इनेक्टमेंट डेट किसी भी एक्ट का वो होता है जिस दिन प्रेसिडेंट से किसी भी बिल के लिए एसेंट मिल जाता है और वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उस डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट। तो इस एक्ट का डेट ऑफ इनेक्टमेंट है यहाँ दिखा हुआ 23 दिसंबर 1986 को। यानी कि 23 दिसंबर 1986 को प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया था कि ठीक है, मैं हेड्सअप देता हूँ कि आप इस बिल को अब एक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल एक्ट में कन्वर्ट हो गया उस दिन। ठीक है, तो ये था इनेक्टमेंट डेट। अब किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले जानना चाहिए कि प्रीएम्बल क्या कहता है, मतलब उस एक्ट को बनाने के पीछे जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन था वो क्या था। तो इस एक्ट का प्रीएम्बल है, एन एक्ट टू प्रोहिबिट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट और इन पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स और इन एनी अदर मैनर एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल डेयर टू। यानी कि इस एक्ट को बनाने का पर्पस है कि प्रोहिबिट किया जाए। क्या चीज़ प्रोहिबिट किया जाए? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। अगर वुमेन जो है, वुमेन को अगर गंदे तरीके से, इनडिसेंट तरीके से कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ में, किसी एडवर्टाइजमेंट में या किसी पब्लिकेशन में, किसी राइटिंग में, किसी पेंटिंग में, किसी फिगर्स में और किसी भी अदर मैनर बहुत ही वाइड टर्म है, इसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है। और फॉर मैटर कनेक्टेड देयर टू, यानी कि इन सारी चीज़ों से, कनेक्टेड मैटर से या किसी भी अनदर मैनर में अगर आपने इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया किसी भी मूवमेंट को, तो वो इस एक्ट के अंदर कवर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 37th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 37th ईयर जब था रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, तब ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। ठीक है। नाउ हम प्रियम्बल समझ चुके हैं, इंटेंशन समझ चुके हैं लेजिस्लेचर का इस एक्ट का लाने के पीछे। अब हम जाएंगे एक एक करके सेक्शन पे। तो सेक्शन नंबर 1 जो है वो बता रहा है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। अब शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट जो होता है, सारे एक्ट में फर्स्ट नंबर आर्टिकल, या जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल बोलते हैं, और अदर जो जितने भी आपके एक्ट होते हैं उसमें सेक्शंस बोलते हैं। तो फर्स्ट सेक्शंस जो होता है वो होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है। तो वो जो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है, वो ये बोल रहा है दिस एक्ट में भी कॉल्ड एन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1986, जो मैंने पहले बता दिया। अब ये एक्सटेंड कहाँ करता है? होल ऑफ इंडिया में। याद रखिएगा, कहाँ एक्सटेंड करता है? होल ऑफ इंडिया में। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। अब ऑफिशियल गैजेट में जिस दिन भी नोटिफिकेशन देके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, उस दिन ये इन्फोर्स में आ गया। ठीक है, ये सब हो गया खत्म, हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? होल ऑफ इंडिया में दिस इज एप्लीकेबल। ठीक है, नाम पता ही है आपको, बस बस और कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि डेफिनेशन सेक्शन है। अब डेफिनेशन सेक्शन जो है, इसमें सारे डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, एफ तक डेफिनेशन, इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चलिए
2A देखते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर रहा है। अब एडवर्टाइजमेंट जो हमने देखा प्रीएम्बल में कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन नहीं होना चाहिए, कहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट में, पेंटिंग में, राइटिंग में, इन सारी चीज़ों में। तो सबसे पहले अब ये जानना ज़रूरी है कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है इस एक्ट के अंतर्गत उसका मीनिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स। अब देखिए इंक्लूड्स वर्ड है, इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। अब एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या हमने देखा, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि इसके अलावा भी और भी कुछ आ सकता है इसमें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है जो कि क्या क्या है। एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड करता है कोई भी नोटिस अगर आपने जारी किया, कोई सर्कुलर जारी किया, कोई लेबल या कोई रैपर कहीं पे भी चिपकाया, या किसी भी अदर तरीके से कोई अदर डॉक्यूमेंट है जिसमें विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। विजिबल रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। अब विजिबल रिप्रेजेंटेशन आप इन 4 तरीक़ों से कर सकते हैं, लाइट के तरह रूप से, साउंड के रूप से, स्मोक के रूप से और गैस के रूप से। तो ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, अब चलते हैं 2B की तरफ, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, और ये इंक्लूड करता है डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है? बाय वे ऑफ सैंपल, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, अदरवाइज हो। ठीक है, तो किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अब सी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट का, जो कि बोल रहा है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या होता है। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमेन, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच अ वे as to have the effect of being indecent or derogatory or denigrating women, or is likely to deprave, corrupt or injure the public morality or morals। ठीक है, अब जो है indecent representation ऑफ वुमेन का मतलब क्या यहाँ पे है कि वुमेन को डिपिक्ट किया गया है किसी भी मैनर में, किसी भी मैनर में हो सकता है। वुमेन का फिगर डिपिक्ट किया गया है, और उसकी बॉडी का फॉर्म डिपिक्ट किया गया है, या उस कोई भी पार्ट को डिपिक्ट किया गया है, और इस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि वो बहुत ही गंदा दिख रहा है, इनडिसेंट दिख रहा है। ठीक है, और डेरोगेटरी दिख रहा है, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि वुमेन को नीचा दिखाया जा रहा है, या डेनिग्रेटिंग वुमेन, और या तो डिप्रेव, करप्ट या इंजूर पब्लिक मोरालिटी। ये तो इसलिए दिखाया गया है ताकि इंसान जो अच्छे मोरल पीपल है उनका दिमाग करप्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से दिखाया गया है। अब ये जो एक्ट है ना, ये रिलेटेड है 292 सेक्शन ऑफ आईपीसी से। ठीक है, तो उसको साथ में भी पढ़िएगा, वो भी ये चीज़ों के बारे में बात करता है। यहाँ मैं वो डिस्कस नहीं करूँगी, आईपीसी के साथ डिस्कस कर लेंगे हम। तो यहाँ पे जो है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब है कि वुमेन को किसी तरह डिपिक्ट किया गया जिससे उसको इंडिसेंट दिखाया जा रहा है, उसकी बॉडी को या उसके पार्ट को किसी भी मैनर में जो इंडिसेंट दिख रहा है, डेरोगेटरी दिख रहा है, डेनिग्रेटिंग दिख रहा है, करप्ट कर रहा है, डिप्रेव कर रहा है, इंजर कर रहा है पब्लिक मोरालिटी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आता है लेबल। लेबल मतलब होता है कोई रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स टू और अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज। ठीक है, किसी भी पैकेज पे जो हम जैसे लेबल लगाते हैं, चाहे वो रिटन में हो, मार्क्ड हो, स्टैम्प्ड हो, प्रिंटेड हो, ग्राफिक हो, ठीक है, या अफिक्स हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी लेबल में। पैकेज क्या होता है? पैकेज भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जिसका मतलब होता है कोई बॉक्स, कार्टून, टीन या कोई अदर कंटेनर। ठीक है, और प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल अंडर दिस एक्ट। सो पैकेज और प्रिस्क्राइब इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेबल इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी वो देख लीजिएगा लेबल का, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है आपका क्लॉज 2C, ये भी याद रखिएगा किस में आ रहा है, 2C में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इसके बाद इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। C और A अच्छे से देखिएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन में फ्री भी आता है, ये याद रखिएगा, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी कवर होता है, घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। ये क्या बात कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अब क्या बोल रहा है?
एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करेंगे जिसमें वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है। तो नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म। यानी कि क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 प्रोहिबिट कर रहा है वैसा एडवर्टाइजमेंट जिसमें वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है। तो कोई भी पर्सन जो है वो पब्लिश नहीं कर सकता है, या तो ना पब्लिश करा ना कर सकता है, ना करा सकता है, ना अरेंज कर सकता है, ना उसमें पार्ट ले सकता है किसी पब्लिकेशन में या किसी एग्जीबिशन में, किसी एडवर्टाइजमेंट के जिसमें वुमेन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि यहाँ पे पूरा प्रोहिबिशन लगा दिया गया है कि आप ना पार्टिसिपेट कर सकते हो, ना पब्लिश कर सकते हो, ना पब्लिश करा सकते हो, ना एग्जीबिशन में पार्ट ले सकते हो, ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हो वैसे एडवर्टाइजमेंट में जिसमें वुमेन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया है। इंडिसेंटली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा 2C में। ठीक है, क्लियर। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 4, ये क्या बोल रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स पैम्फलेट ईटीसी कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रोहिबिट कर रहा है, पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक और पैम्पलेट। यहाँ पे प्रोहिबिशन हो रहा है पब्लिकेशन का और पोस्ट से सेंड करने का कोई ऐसा बुक या पैम्पलेट जिसमें इनडिसेंटली वुमेन को रिप्रेजेंट किया गया है, ये प्रोहिबिशन है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर में एडवर्टाइज सेक्शन नंबर 3 में एडवर्टाइजमेंट के बारे में बोल रही, यहाँ पे पब्लिकेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्लियर। No person shall produce or cause to be produced, sell, let to hire, distribute, circulate, or send by post any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph representation or figure which contain indecent representation of women in any form. ठीक है, यहाँ पे क्या बात हुई है, कोई भी पर्सन जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकता है, ना प्रोड्यूस करा सकता है, ना सेल कर सकता है, ना लेट फॉर हायर, ना हायर कर सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना सर्कुलेट कर सकता है, ना ही पोस्ट से भेज सकता है कोई भी ऐसा बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ और कोई भी रिप्रेजेंटेशन या फिगर जिसमें वुमेन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट किया गया किसी भी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट की गई है, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी दिया है, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं एक्सेप्शंस। सो प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, किस किस चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं नीचे वो किस चीज़ में, ऊपर वाला सेक्शन ये अप्लाई नहीं होगा। तो कोई भी बुक या पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर the publication of which is proved to be justified as being a public good for the public good on the ground that such book, pamphlet, paper, film, slide, work, writing, drawing, painting, photograph, presentation of figure is in the interest of science, literature, art, learning और अदर सब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न। यानी कि अगर कोई पेपर, बुक, पैम्पलेट, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ड्राइंग जो भी यहाँ पे दिया गया, ये सारी चीज़ें जो है ये पब्लिश कर रही हैं वुमेन को इंडिसेंटली रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये इसका पर्पस क्या है कि वो पब्लिक गुड के लिए कर रही है, वो उसका पर्पस जस्टिफाइड हो रहा है कि ये पब्लिकेशन जो भी है वो पब्लिक गुड के लिए किया जा रहा है इस सारी चीज़ों में। और वो किसके इंटरेस्ट में है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर्स ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न। ये याद रखिएगा, किस किस चीज़ में, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर्स ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न। ये सारे MCQs में आपको दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि कौन से चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता है, या तो इसमें से कोई एक डाल दिया जाएगा, बाकी 3 अलग देंगे, बोलेंगे किस में से किसके लिए किया जा सकता है पब्लिश, और आप पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न पब्लिक गुड के लिए कर सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन नहीं है। दूसरा जो एक्सेप्शन है वो क्या बोल रहा है, विच इज़ केप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पज, रिलीजियस पर्पज के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे उसके लिए भी छूट है। ठीक है, अब क्लॉज बी क्या बोल रहा है, सब क्लॉज बी, एनी रिप्रेजेंटेशन, स्कल्पचर्स, इनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड और इन any ancient monument which within the meaning of the ancient monument and archaeological sites and remains act of 1958, or any temple or any car used for the convenience of idle
और केप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पस। ठीक है, तो सब क्लॉज बी क्या बोल रहा है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, स्कल्पचर हो रहा है, इनग्रेव किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, या किसी भी तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है मूवमेंट को किसी एंशियंट मॉन्यूमेंट में, जैसे आप देख सकते होंगे टेम्पल्स में करते हैं। ठीक है, एंशियंट मॉन्यूमेंट में जैसे अजंता केव्स में आपने देखा होगा, जिसका मीनिंग है विद इन द मीनिंग ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट। तो अजंता केव्स में भी जो वहाँ पे इनक्रेव्ड हैं, स्कल्पचर्ड है, तो वो जो हैं टेम्पल्स में, वो उनका वो थोड़े इंडिसेंट दिख सकते हैं, बट वो जो है पब्लिक गुड के लिए है, और वो जो है हमारा, सॉरी, पब्लिक गुड के लिए नहीं है, बट ये एक एंशियंट मॉन्यूमेंट या आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अंदर आता है, तो इसलिए उसको भी एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर कोई टेम्पल है, ठीक है, टेम्पल में किया जाता है, और कोई कार है या जो कि यूज़ किया जा रहा है आइडल को कन्वीनियंस के लिए, उसके कन्वीनियंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, या रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो वो सबको भी इसके अंदर नहीं लाया जा सकता है कि वो इंडिसेंट है। फिर तीसरा सब क्लॉज क्या बोल रहा है, कोई फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 विल बी एप्लीकेबल। तो कोई फिल्म जिसके रेस्पेक्ट में प्रोविज़न जो है पार्ट 2 का सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 का वो एप्लीकेबल होता है, तो वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, उसको भी इंडिसेंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे 3 एक्सेप्शन दिए गए थे, फिर से एक बार हम देख लेते हैं इसके कौन कौन सी चीज़ में इंडिसेंट नहीं माना जाएगा। तो कोई बुक पब्लिश किया जा रहा है, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, राइटिंग, बुक, ड्राइंग, पेंटिंग, किसके लिए, पब्लिक गुड के लिए। ठीक है, या किसके इंटरेस्ट में, साइंस, लिटरेचर, आर्ट और लर्निंग ऑफ एनी और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न के लिए, या रिलीजियस पर्पस के लिए। ठीक है, या तो दूसरे में बोल रहा है कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट में है, या किसी टेम्पल में है, आइडल को, मूर्ति को कन्वीनियंस में यूज़ हो रहा है, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, या तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 में एग्जेम्प्ट किया गया, तो इन लोगों पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि बात कर रहा है पावर टू एंटर एंड सर्च। सेक्शन नंबर 5 ये बात करता है पावर टू एंटर एंड सर्च के बारे में। तो सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एनी गेजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट may within the local limit of the area for which he is so authorized entered and search at all reasonable time with search assistant if any, as he consider necessary, any place in which he has reason to believe that an offense under this act has been or is being committed। यानी कि क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्टेड टू सच रूल, जो भी रूल प्रिस्क्राइब किया गया होगा उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी लोकल लिमिट में जहाँ पे उसको अथॉरिटी है वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है हर रीजनेबल टाइम में, असिस्टेंस के साथ, जो भी उसको लगता है कि ज़रूरी है, कोई भी प्लेस पे घुस सकता है, सर्च कर सकता है, अगर उसको रीज़न टू बिलीव है कि कोई ऑफेंस उस जगह पे कंडक्ट हुआ है या कमिट हुआ है, तो वहाँ पे एंटर भी कर सकता है और सर्च भी कर सकता है। कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सीज भी कर सकता है कोई भी एडवर्टाइजमेंट को, बुक को, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, जिसमें उसको लगता है कि वो कोई कॉन्ट्रावीन कर रहा है इस एक्ट के प्रोविज़न को, तो उसको सीज भी कर सकता है, इंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है। बी में बोल रहा है सीज कर सकता है। फिर सी में क्या बोल रहा है कि एग्जामिन कर सकता है किसी भी रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट को, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को जो कि उस जगह पे पाया गया है, जहाँ पे एंटर किया गया, सर्च किया गया, उस जगह पे कोई ऐसा रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट पाया गया है, उसको भी एग्जामिन किया जा सकता है और सीज भी किया जा सकता है अगर उसको लगता है कि इससे कोई एविडेंस निकल सकता है इस चीज़ का कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जो इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है, तो उसको भी एग्जामिन किया जा सकता है और सीज भी किया जा सकता है। अब एक प्रोवाइजो है जो कि बोल रहा है कि नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है तो आपको वारंट लाना पड़ेगा, तभी आप घुस सकते हैं, ऐसे कहीं पे भी नहीं घुस सकते हैं, हमला नहीं कर सकते हैं कहीं पे भी घुस के। ठीक है,
एक और प्रोवाइजो है जो कि बोल रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन में बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर्टिकल और थिंग which contain any such advertisement including the content if any of such document article or thing if the advertisement cannot be separated by reason of being embossed or otherwise from such document article or thing without affecting the integrity utility and sellable value or thereof. क्या बोल रहे हैं फर्दर प्रोवाइजो यहाँ पे बोल रहा है कि पावर ऑफ सीजर जो इस सेक्शन में दिया गया है सब सेक्शन क्लॉज बी में हमने पढ़ा ना सीजर का पावर वो एक्सरसाइज किया जा सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट आर्टिकल थिंग के रिगार्डिंग जिसमें ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट है जिसमें ऐसा कोई कंटेंट है या डॉक्यूमेंट या आर्टिकल है जो कि सेपरेट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता है तो उसको पूरे को सीज किया जा सकता है. तो पूरे पावर ऑफ सीजर ना पूरे चीज़ों में एप्लीकेबल हो जाएगा, पूरा एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेबल हो जाएगा अगर वो सेपरेबल नहीं है. और किस रीज़न से सेपरेबल नहीं है? बाय रीज़न ऑफ बीइंग इन एम्बोस्ड और अदरवाइज फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट आर्टिकल और थिंग विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी यूटिलिटी और सेलेबल वैल्यू देयर ऑफ. यानी कि अगर उसको अलग नहीं किया तो उसका अलग किया तो कुछ सेलेबल वैल्यू नहीं रहेगा या तो फिर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी, इंटीग्रिटी नहीं रहेगी. ऐसे बनाया गया है कि वो पूरा एक साथ ही यूज़ हो सकता है तो को पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट उठा लिया जाएगा और उसको सीज कर लिया जाएगा. ये बताया जा रहा है प्रोवाइजो में. ठीक है, यहाँ हमारा सबसेक्शन 1 क्लियर होता है. सबसेक्शन 2 में चलते हैं. द प्रोविजन ऑफ CRPC 1973 सेल सो फार एज मे बी अप्लाई to any search seizure under this act as may apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said act. यानी कि क्या बोल रहा है कि CRPC का जो प्रोविज़न है सेल सो फार एज में बी अप्लाई टू सच सीजर. अब सर्च और सीजर का प्रोविज़न जो है प्रोसीजर जो है वो CRPC में दिया गया है सेक्शन 94 में, तो एज इट इज़ इस एक्ट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा. ये याद रखिएगा सेक्शन नंबर 94 सर्च सीजर जो है एज इट इज़ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट पे भी एप्लीकेबल होगा. सब क्लॉज 3 वेयर एनी पर्सन सीजेज एनी थिंग अंडर क्लॉज B और क्लॉज C of subsection 1 he shall as soon as may be inform the nearest magistrate and take his order as of the custody thereof. जब भी कोई पर्सन सीज करता है कुछ भी सब क्लॉज B और C के अंदर सबसेक्शन 1 में हमने देखा था वो तुरंत इन्फॉर्म करेगा नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को, उसका ऑर्डर लेगा और कस्टडी में रख दिया जाएगा. तो ऐसे होगा. ठीक है, ये प्रोसीजर था. तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं सेक्शन नंबर 5 तक क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा. तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जल्दी कल ही लेकर आऊँगी और उसमें ये एक्ट है पूरा ख़त्म कर दूँगी. लास्ट 5 सेक्शन है एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा. एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने 5 सेक्शन देखे हैं. सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, डेफिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन सेंडिंग by post, book, pamphlet, etc. containing indecent representation of women and power to enter and search. ये 5 सेक्शन आज हमने देखे हैं. सेक्शन 1 में आपको होल ऑफ इंडिया बस इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 2 में आपका एडवर्टाइजमेंट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 3 इजी है, प्रोहिबिशन बता रहा है कि इन सब चीज़ों में प्रोहिबिशन है, कंप्लीट प्रोहिबिशन है कि आप नहीं पब्लिश कर सकते हैं ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को. 4th में जो है आपको बता रहे पब्लिकेशन पे रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं कि पब्लिक गुड के लिए आप कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो एग्जेम्प्ट है, कोई टेम्पल में है तो एग्जेम्प्ट है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 में है तो एग्जेम्प्ट है. लास्ट सेक्शन जो आज हमने देखा पावर टू एंटर ए सर्च, तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी एंटर हो सर्च कर सकती है, सीज भी कर सकती है अगर उसको रीज़न टू बिलीव है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रावेन कर रही है इस एक्ट के प्रोविजंस को, तो वैसा कर लिया जाएगा. इसके भी कुछ प्रोवाइजोज भी हैं जो बोल रहा है कि प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में घुसने से पहले आपको वारंट चाहिए. दूसरा ये बोल रहा है कि अगर आप पावर ऑफ सर्च और सीजर पूरे कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट में कर सकते हो अगर वो सेपरेबल नहीं है तो. ठीक है, प्रोविज़न जो है ना CRPC के सेक्शन 94 वो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा इस पर. और अगर आप सीज कुछ कर रहे हो तो आप जो है सब क्लॉज B और C में तो फिर आप नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करोगे और कस्टडी में रख दोगे वैसी चीज़ें.
तो आज के लिए इतना ही था। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं, और उस अकॉर्डिंग मैं जल्दी जल्दी से लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे भी पता है ज़्यादा टाइम नहीं है। और आपको क्या करना है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इस वीडियो को एक बार नॉर्मल स्पीड पे देखिए, बाकी 2-3 बार फास्ट स्पीड पे देख लीजिएगा, बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो फास्ट स्पीड पे देखिएगा, और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा एमसीक्यू देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा माइनर एक्ट का। बहुत अच्छे से मैंने बताया, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता है। और डिटेल में जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स का है, और भी चीज़ें हैं आपको पढ़ने के लिए, तो ये कर लीजिएगा, सफिशिएंट है। बाकी का जो नेक्स्ट 5 सेक्शन है वो मैं अगले वीडियो में ले आऊँगी। पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।